दोस्तों मूल विधि की टेंशन तो आप छोड़ ही दो। ऐसे मजे मजे में मूल विधि करा दूंगा कि आप ये कहोगे मूल विधि की तो अब टेंशन ही खत्म हो गई है। बहुत मजे मजे में पढ़ोगे, मजे मजे में सब कुछ याद हो जाएगा। केवल कुछ धारा हैं जिन्हें मैं कहूंगा कि इनको याद कर लो, उनको याद कर लेना। बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस बैठ करके क्लास सुनते रहो। सुनने में ही आपको इतना याद हो जाएगा कि आप जहां से क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। क्योंकि धारा से अलग भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं आपको ओरली इस तरीके से बोर्ड पर भी बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए धारा 45 सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बीएनएस चल रही है। क्या चल रही है? बीएनएस चल रही है। इससे पहले कि एक वीडियो उसको जाकर के देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आएगी। धारा 45 में किसी बात के लिए दुष्प्रेरण है। दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है? उकसाना। क्या होता है? उकसाना। भाई कोई किसी काम के लिए, अपराध के लिए कोई अगर किसी को उकसा रहा है तो उसको दुष्प्रेरण बोला जाता है। ठीक है, उकसाना। किसी को अपराध करवाने के 3 रास्तों का हाईवे है। देखो ये सब चीजें मैं क्यों लिखता हूं, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। भाई किसी को अपराध करवाना है, किसी से हमें किसी के थ्रू अपराध करना, तो उसके 3 रास्ते हैं। 3 रास्तों का हाईवे है। कौन कौन से रास्ते हैं? एक तो उसको उकसा दो, या फिर उसके षड्यंत्र में शामिल हो जाओ, या फिर उसकी सहायता कर दो। ये तीनों रास्ते हैं। कोई एक रास्ता अपना लो, वो अपराध कर देगा। ठीक है, जैसे एक ये भी है कि गलत जानकारी देना या जरूरी बात छिपाना भी उकसाना ही है। गलत जानकारी दे दी कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे घर खाली है, आराम से चोरी हो जाएगी। किसी ने कहा कि अरे यार घर में तो बहुत सारे आदमी होंगे, हम कैसे चोरी करेंगे? तो किसी दूसरे ने क्या कहा? अरे घर खाली है, मैं देख के आया हूँ, वहां कोई नहीं है। और वहां जाके देखा देखा तो सारे लोग वहां बैठ करके टीवी देख रहे हैं पॉपकॉर्न के साथ में। तो फिर ये भी उकसाना ही हुआ, ये उकसाने की कैटेगरी में ही आ गया कि उसको उकसा रहा है कि तू जा तो सही, चोरी करके तो आ, कोई दिक्कत नहीं, माल आधा आधा कर लेंगे, उसकी वो बात अलग है। पूरा परिवार टीवी देख रहा है तो ये उकसाने में आ जाएगा, धारा 45। इसको धारा 45 को याद कर लेना। उसमें पूछा जाए क्वेश्चन के उस दुष्प्रेरण किस धारा में है, बीएनएस की किस धारा में दुष्प्रेरण है, तो ये इसमें आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है दुष्प्रेरण में क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, वो ऑप्शन भी आ जाएगा। तो मैंने आपको सारी बता दी कि उकसाना, षड्यंत्र में शामिल होना, सहायता करना। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनाता है यूपीएसआई। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है कि भारत के अंदर बाहर वाला खेल। जैसे भारत में बैठकर विदेश में अपराध करवाओ। अगर कोई बंदा भारत में बैठा विदेश में किसी को अपराध करने के लिए बोल रहा है, तो वो भी दुष्प्रेरण माना जाएगा। या फिर कोई भारत के बाहर बैठा है और भारत में अपराध कराने की बात, अपराध करा रहा है किसी और के थ्रू, तो वो भी दुष्प्रेरण माना जाएगा। ठीक है, तो दुष्प्रेरण समझ में आई क्या है? दुष्प्रेरण धारा कौन से में है? धारा 45 में। दुष्प्रेरण किस में है? धारा 45 में। नेक्स्ट चीज देखो कि यदि यदि आपके उकसाने पर अपराध सच में हो जाए और कोई खास सजा तय नहीं हो, तो आपको वही सजा मिलेगी जो अपराधी को मिलती है। जैसे आपने किसी को उकसाया किसी की मृत्यु करने के लिए, तो आपको भी वही सजा मिलेगी जो मृत्यु करने वाले को मिली है। ठीक है, उकसाने का मतलब कि उकसा दिया किसी को। अगर अपराध के समय दुष्प्रेरक मौजूद है, देखो क्वेश्चन ऐसे तो बनते हैं, ये बस कॉन्सेप्ट समझ लो, ये रटने की चीज नहीं है, ये सिर्फ सुनने की चीज है, पढ़ने की चीज है। बस सुनते रहो बैठ करके। अब क्या है कि अपराध के समय यदि दुष्प्रेरक मौजूद है, यानी कि जिसने उसको उकसाया है, अगर वो भी मौजूद है, अगर दुष्प्रेरक मौके पर मौजूद है, तो माना जाएगा कि उसने खुद अपराध किया है, उसको वैसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसे उसने खुद अपराध किया है। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि जी उनकी लड़ाई तो हो रही थी, मैं तो सिर्फ देखने आया था। नहीं, अगर आप उकसाने वाले हैं और आप वहां मौजूद हैं, तो आपको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि अपराधी को ट्रीट किया जाता है, वही सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ये उकसाने वाला आ गया, दुष्प्रेरण आ गया। ठीक है, अब धारा 61 ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, याद कर लेना कि धारा 61 में आपराधिक षड्यंत्र है। आपराधिक षड्यंत्र किसमें है? धारा 61 में है। किसमें है? जल्दी बोलो, रिपीट करो साथ साथ में। आपराधिक षड्यंत्र किसमें है? धारा 61 में है। आपराधिक षड्यंत्र किसमें है? धारा 61 में है। चलो, जब दो या दो से अधिक लोग अवैध काम करने पर सहमत हो जाएं, कोई भी अवैध काम उसको करने पर सहमत हो जाएं, या वैध काम को अवैध तरीके से करने पर सहमत हो जाएं, तो वो षड्यंत्र बन जाता है। कितने लोग? क्वेश्चन आएगा कितने लोग? दो या दो से अधिक लोग। कितने? दो या दो से अधिक लोग। षड्यंत्र कभी एक आदमी नहीं करता है। षड्यंत्र करते हैं, आपराधिक षड्यंत्र दो लोग करते हैं, मतलब दो या उससे ज्यादा लोग अवैध काम करने पर सहमत हो जाएं, या वैध काम को अवैध तरीके से करने में के लिए सहमत हो जाएं, तो षड्यंत्र बन जाता है। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र किसमें है? धारा 61 में। याद कर लेना इसको,
चाहो तो नोट कर लो, नोट करते चलो। धारा 61 में अपराध, ये नोट कर लो कि कौन सी धारा आपको याद करनी है, धारा 61, और इसकी जो मेन मेन चीज है वो चीजें याद कर लो ताकि आपको याद रहे, आगे रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहां से देखो, ये जो धारा अध्याय 4 है ना, अध्याय 4 है स्त्री और बालक के विरुद्ध अपराध। यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर यूपीएसआई पूछता है। देखो अधिनियमों में बता रहा हूं, स्त्री, बच्चे और पर्यावरण, ये तीनों आप छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। यूपीएसआई की फेवरेट चीज है स्त्री से संबंधित अपराध और बच्चों से संबंधित अपराध। अब अध्याय 4 में यही आता है, अध्याय 4 में यही आता है, बीएनएस के अध्याय 4 में। मैंने लिखा भी, देखो यूपीएसआई के टॉप स्कोरिंग चैप्टर है ये, इसको अच्छे से थाम लो, पेपर में यही मार्क्स बरसाता है, बहुत अच्छे मार्क्स देकर के यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका इस वाले चैप्टर से। किस जैसे? चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसको जरूर याद कर लेना, इसमें तो सारी धाराएं मैं बताऊंगा कौन कौन सी है, उसको याद करना है। ठीक है, धारा 63 बलात्कार रेप किसमें है? 63। धारा 63 किसमें है, मतलब बलात्कार में कौन सी धारा लगेगी? 63 रेप में। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी देख लो कि कब बलात्कार माना जाएगा, रेप कब माना जाएगा? महिला के योनि, गुदा, मूत्र मार्ग या मुख में, मूत्र मार्ग या मुख में, लिंग, शरीर का कोई अन्य अंग या किसी वस्तु का कोई भी स्तर तक प्रवेश, महिला के प्राइवेट पार्ट्स पर मुख लगाना, ये सब माना जाएगा बलात्कार में। किसमें माना जाएगा? ये आपको ऑप्शन में भी दे सकता है कि इसमें से कौन सा बलात्कार में नहीं माना जाएगा, तो आपको उसमें से छांटना पड़ेगा। तो यहां बहुत ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से समझ लो, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, पढ़ लेना आप खुद ही। ठीक है, ये ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो ऑफेंस कंप्लीट, यानी कि आपको दोषी माना जाएगा, आप बलात्कार के दोषी हैं। ठीक है, अब 7 परिस्थितियां हैं। 7 परिस्थितियां क्या है मतलब? देखो 7 परिस्थितियां का मतलब क्या है? अगर ये एंट्री इनमें से किसी भी स्थिति में हो तो बलात्कार माना जाएगा। स्थिति कौन सी? बलात्कार वो तभी माना जाएगा अगर महिला के इच्छा के विरुद्ध हो, अगर बिना सहमति के हो, अगर डर दिखाकर सहमति ली जाए, गन पॉइंट पे, बहुत सारे ऐसे तो गन पॉइंट पे करके रेप कर देते हैं, तो उसको बलात्कार माना जाएगा। पति होने का झूठा विश्वास, अब ये ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया, ये कैसे होता होगा पति होने का झूठा विश्वास? बिल्कुल होता है। कोई स्त्री अगर रात में सो रही है और उसके पास जाकर के कोई लेट गया और उसको ऐसा फील कराया कि वो उसका पति है, वो उसका हस्बैंड है, ठीक है, और उनके बीच में इंटीमेशन होता है, तो उसको भी बलात्कार माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नशा या बीमारी से कंसेंट समझने की क्षमता न हो, अगर वो महिला नशे में हो। अच्छा, कुछ मामले ऐसे भी लिखाए जाते हैं थानों में कि भाई मुझको नशीला पदार्थ खिला करके या फिर किसी कोल्ड ड्रिंक में मुझे नशीली दवाई दिला करके मेरे साथ गलत काम किया, तो ऐसे मामले आते हैं। तो वो ये तो होता है कि बीमारी या नशे में, क्योंकि उसको समझ नहीं है महिला को, क्योंकि वो नशे में है, या फिर बीमारी ऐसी हो बेहोशी हालत में है, तो क्षमता न हो तब बलात्कार माना जाएगा। और महिला 18 वर्ष से कम है, अगर महिला 18 वर्ष से कम है और चाहे उसकी सहमति भी है तो भी वो रेप माना जाएगा। मैंने लिखा सहमति बेकार, इसकी सहमति का कोई मतलब नहीं है। अगर वो कहे कि 18 साल की महिला, 16 वर्ष की बच्ची है और किसी ने उसके साथ इंटीमेट किया, और अगर वो महिला कह रही है ना कि मेरी सहमति से नहीं माना जाएगा, 18 वर्ष से कम की महिला की सहमति बेकार है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? 18 प्लस अगर ऊपर होती है, उसकी सहमति है, तो बलात्कार नहीं माना जाएगा। ठीक है, सही कम्युनिकेट करने में असमर्थ है, मतलब गूंगी है, बता नहीं पा रही है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, तो और आपने मतलब किसी ने इंटीमेट हो गया उसके साथ में, तो वो बलात्कार माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स हैं, इनको बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना, क्योंकि इनमें से ऑप्शन में जरूर पूछ लेगा आपसे कि इनमें से क्या ऐसी चीज है जिसकी होने पर बलात्कार नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। इसमें एक नोट कर लो, इसमें एक नोट करने वाली चीज है कि पति पत्नी में यौन संबंध यदि पत्नी 18 प्लस है तो बलात्कार नहीं है।
यदि पत्नी 18+ है और उनके बीच में संबंध है और पत्नी जाकर के ये अपना एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करे कि मुझसे मेरे पति ने बलात्कार किया है, तो वो बलात्कार नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। लेकिन वही महिला अगर 18 से कम है और वो जाकर के कंप्लेन करती है कि मेरे साथ बलात्कार किया मेरे पति ने, तो उसको बिल्कुल बलात्कार माना जाएगा। समझ आ रही है? पति पत्नी में नो रेप। अब धारा 64, देखो धारा 63 में क्या था? बलात्कार की परिभाषा थी। अब धारा 64 में क्या? 63 और 64 दोनों को याद रखना है आपको। 63 और 64 दोनों को याद करना। धारा 64 में उसके लिए दंड है। क्या दंड है? बलात्कार के लिए दंड है। जैसे 10 वर्ष से कम नहीं है और आजीवन कारावास तक है। अगर सामान्य बलात्कार है तो 10 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास का होगा। ठीक है। अगर गंभीर मामला है, भाई गंभीर मामले में 10 वर्ष से कम नहीं होगा और इसका नेचुरल लाइफ तक मतलब पूरा आजीवन कारावास तक होगा। गंभीर मामले क्या होते हैं? जैसे पुलिस, लोक सेवक, जेल का स्टाफ या अस्पताल या रिश्तेदार या प्रभुत्व की स्थिति या फिर गर्भवती महिला या विकलांग महिला या फिर उसको गंभीर चोट दे दी, जैसे दिल्ली का हुआ था, निर्भया कांड हुआ था। बार बार अपराध कर रहा, एक बार रेप कर दिया फिर दोबारा फिर से रेप कर दिया, तो वो गंभीर स्थिति में माना जाता है। ये सारे गंभीर मामले होते हैं। अगर पुलिस कोई रेप करती तो भी गंभीर में, क्योंकि पुलिस स्टेशन में कोई महिला जाती है उसके साथ में रेप किया जाता है तो वो गंभीर मामले में। कोई लोक सेवक है, ठीक है, वो कर देते तो वो भी गंभीर मामला माना जाता है। जेल का कोई स्टाफ है, जैसे कि महिलाएं होती है जेल में बंद होती है, उनके साथ कुछ अगर हो जाता है तो वो गंभीर माना जाता है। अस्पताल में होता है, रिश्तेदार में, तो ये सब गंभीर का मामला है। ठीक है। अब ये धारा 65 याद नहीं करनी है, केवल इसके ये याद करना है क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपका याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि अगर 16 वर्ष से कम है, अगर महिला 16 वर्ष से कम है तो उसका जो दंड होगा वो 20 वर्ष से कम नहीं होगा और उसका आजीवन कारावास तक होगा। अगर महिला 16 वर्ष से कम है तो 20 से आजीवन कारावास तक। ठीक है। अगर महिला 12 वर्ष से कम है, अगर महिला 12 वर्ष से कम है तो 20 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड भी हो सकता है। अगर 12 वर्ष से कम है तो मृत्युदंड तक जा सकता है। समझ में आए? 20 वर्ष से मृत्युदंड तक। अब मैंने लिखा भी है कि यूपीएसआई में सीधे पूछ लेते हैं, इसको मिस मत कर देना भाई, इसको जरूर याद कर लेना। वो सीधे सीधे पूछ लेते हैं। अगर किसी महिला की आयु 11 वर्ष है और उसके साथ रेप होता है तो आरोपी को कितनी सजा मिल सकती है, तो ये पूछ लेते हैं। ठीक है। हाँ, धारा 66 में आ जाओ कि बलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जिससे महिला की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विगतिशील दशा हो जाती है। अगर ऐसा होता है बाय चांस के रेप कर देते हैं कोई लोग और फिर उसकी हत्या कर देते हैं या फिर उसकी मृत्यु अस्पताल में जाकर के हो जाती है या फिर उसका कोई अंग विकृत हो जाता है, उसको परमानेंट अंग विकृत हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो आती है धारा 66 में। इसकी धारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसकी कंडीशंस को समझ लो ताकि आप अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके पेपर में तो आप कर दो। तो उसका 20 वर्ष से आजीवन कारावास या फिर मौत तक की भी सजा हो सकती है। 20 वर्ष से आजीवन का कारावास या फिर मौत तक की सजा हो सकती है। आप इन चीजों को ध्यान से बस गुनगुनाते रहो, बस पढ़ते रहो, बस समझते रहो चीजों को। जो धारा याद करने की मैं बता दूंगा। ठीक है। धारा 63 होगी, 64 होगी। समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। धारा 67 पे आ जाओ। अलग रह रही पत्नी के साथ यौन संबंध, ये भी धारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसकी कंडीशन समझ लो। अगर पत्नी अलग रह रही है और पत्नी ने कहा नहीं मुझे आपसे शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, लेकिन वो फिर भी अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है तो उसको सजा मिलेगी कितनी? 2 से 7 वर्ष तक की और जुर्माना। 2 से 7 वर्ष तक की और जुर्माना मिल जाएगा। ठीक है। अगर पत्नी की सहमति है तो कुछ नहीं होगा और अगर पत्नी अलग रह रही है और उसकी कंसेंट अनिवार्य है शारीरिक संबंध बनाने के लिए, अगर सहमति नहीं है तो फिर आपको सजा मिलेगी और अगर सहमति है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पत्नी की कंसेंट जरूरी है। चलो ठीक है। धारा 69 धोखा या विवाह का झूठा वादा, ये आपको याद रखनी है। धारा 69 अधिकतर जो रेप केस लिखे जाते हैं वो इसी बेस पर लिखे जाते हैं कि मुझसे शादी करने का वादा किया, ठीक है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब शादी नहीं कर रहा है, यानी कि विवाह का झूठा वादा मेरे साथ में किया। अब
ये समझ लो, जो फेक लव स्टोरीज होती है ना, जो आजकल निब्बन निब्बी लोग कर रहे हैं, उस वो किस में चले जाएंगे? 69 में। कौन सी धारा में जेल में जाएंगे? 69 में। किस में? 69 में। अब समझ तो गए होगे सारे के सारे, अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब इस धारा को कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है? 69 में होगा भाई, धोखा दिया कैसे? मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, मैं आपका प्रमोशन करा दूंगा, इस तरीके से फ्रॉड किया, या जो प्रमोशन का लालच दिया, या फेक मैरिज का लालच दिया कि मैं आपसे मैरिज कर लूंगा, शादी कर लूंगा। बाद में पता चला कि उसकी तो पहले से ही शादी हो रखी है। अब वो क्या करे? फिर वो लड़की क्या काम करती है? मुकदमा लिखाती है, धारा किसका? 69 का। बीएनएस में 69 का मुकदमा लिखाती है, तो फिर 69 में ये हो जाएगा, ठीक है? अब धारा 70(1) में इसकी जो सजा है वो वही है जो पहले में सजा बता चुके हैं। धारा 70(1) में क्या है कि सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप, ये आपको जरूर याद रखनी है, ये आपको जरूर याद रखनी है। धारा 70(1) में गैंग रेप है, सामूहिक बलात्कार है, गैंग रेप। इसकी जो सामान्य है अगर, तो 20 वर्ष से आजीवन का कारावास है। एक बार ऐसा हुआ कि एक गैंग रेप का अपराधी था गुजरात में, हम उसको पकड़ के लाए थे। तो गुजरात से उसको पकड़ के लाए और बहुत मुश्किल में तो उसको पकड़ा गया। और जैसे ही हम हमारी मतलब उससे पूछताछ हुई, या फिर हमने उससे इतनी देर में, क्योंकि वो तो पहले अपराधी बन चुका था, उसकी वांछित था, वो भागा हुआ अपराधी था, तो हम उसको पकड़ने के लिए गुजरात में, सूरत में वो हमें मिला। वो काम करता था एक फैक्ट्री में, जो होती ना हीरा कटिंग वाली फैक्ट्री, वहां वो काम करता था। और कितनी मुश्किल से पकड़ा गया, उसकी सारी चीज़ों का पता किया गया, उसकी बस फोटो हमारे पास में थी। हम इतनी सारी वहाँ फैक्ट्रीज थी, इतने सारे लोग वहाँ काम करते थे, हर फैक्ट्री में जाना मतलब नामुमकिन था, क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्री थी और फैक्ट्री बहुत बड़ी बड़ी, बहुत सारे वर्कर उनमें, हर फैक्ट्री में बहुत वर्कर काम करते थे। साड़ी की फैक्ट्री, हीरा कटिंग की फैक्ट्री, और मतलब काफ़ी चीज़ें थी वहाँ। तो वहाँ जा करके जब हम बिल्कुल थक गए, हार गए कि अब वो मिलना मुश्किल है, तब वो मेन पॉइंट पर जाकर के मेरी नज़र जब उस पर पड़ी, तो मुझे लगा कि शायद यही है, क्योंकि फोटो में और रियल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसको लगातार देखा कुछ सेकंड के लिए, तो मुझे लगा कि शायद यही है। फोटो को मैच किया, फिर उसको पकड़ा बहुत मुश्किल से, फिर उसको वहां से लेकर के आए, ठीक है? खैर वो तो अलग बात है। और उसकी जब कहानी हमने सुनी, तो उसने बताया कि उस पर गैंगरेप का मुकदमा लिखा गया था, यही कौन सा? 70(1) का। पहले तो 376D था, अब 70(1) हो गया। तो उसने बताया कि गैंगरेप, उसमें एफआईआर में लिखी गई थी कि 3 लोगों ने गैंगरेप किया, ये नाम के व्यक्ति थे। तो उसने बताया कि इन दोनों व्यक्तियों को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, ये हैं कौन? तो मतलब उस महिला ने उस लड़के पे एक झूठा मुकदमा लिखाया, बल्कि उन तीनों पर ही झूठा मुकदमा लिखाया था। या फिर यूं कहें कि उसमें विवेचना में आगे क्या हुआ ये मैं नहीं जानता हूं, उसका फाइनल डिसीजन क्या हुआ मैं नहीं जानता हूं। तो झूठा है सच्चा मैं नहीं बता सकता कि झूठा है सच्चा है। चलो खैर उस बात को छोड़ो, आप लोग यहां देखो धारा 70(1). धारा 70(1) में क्या है? इसके सामूहिक बलात्कार यानी कि गैंगरेप, सामान्य में उसको 20 से आजीवन कारावास है। और धारा 70(2) में है, पीड़िता 18 वर्ष से अगर कम है गैंगरेप में, तो आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड, और नॉर्मली मृत्युदंड ही इनको दिया जाता है गैंगरेप वालों को। 70(2) में अगर पीड़िता 18 वर्ष से कम है, और 70(1) में अगर पीड़िता 18 प्लस है। दोनों की कंडीशन याद रखना, और इनकी जो सजा है ना वो भी याद रखना, क्योंकि सजा भी पूछ ली जाती है आपको ऑप्शन देकर के। चलो धारा 71 में आ जाओ कि आदतन अपराधी, रिपीट ऑफेंडर्स, अगर किसी ने रेप किया, उसको सजा हो गई, फिर बाहर आया, उसने फिर से ही काम कर दिया, और मतलब उसने रिपीट कर दिया, एक बार क्राइम कर दिया, बाहर आ गया, फिर दोबारा वो क्राइम कर दिया, तो भाई अगर दूसरी बार कर रहा तो नेचुरल लाइफ है, फिर डेथ, यही इसकी सजा भी है, आजीवन कारावास या फिर मृत्यु, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देखो, धारा 72, पीड़िता की पहचान उजागर करना। ये आपको धारा याद नहीं करनी है, बस इसी कंडीशंस देख लो। अच्छा, जब भी आपने नोटिस किया कि पीड़िता की पहचान कोई भी मीडिया कर्मी या फिर कोई भी उजागर नहीं करता, अगर पेपर में प्रिंट होता है तो उसको पीड़िता बोला जाता है, उसका नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है? या फिर उसको कोई काल्पनिक नाम लिख दिया जाता है जो उसका नाम नहीं होता है। अगर पीड़िता की पहचान उजागर कर दी किसी मीडिया वाले ने, तो उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है, 2 साल तक की सजा प्लस जुर्माना। और यही वजह है कि मीडिया पीड़िता लिखती है, उसका नाम नहीं लिखती है। 2 साल तक की सजा कौन लेगा भाई? पीड़िता की पहचान इसलिए नहीं की जाती है, फिर उसकी पूरे समाज में
वो उसकी इज्जत तार तार हो जाती है, फिर सारे समाज उसको फिर उसी नज़रों से देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए पीड़िता की पहचान गुप्त रखी जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, कहीं भी। ठीक है, चलिए धारा 75 में आ जाओ। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, ये रेप तक का मामला यहीं तक का था, धारा 72 तक। और इनमें जो भी धारा मैंने बताई वो याद जरूर कर लेना, उनकी सजा वो भी याद कर लेना, और कंडीशन जरूर याद करना कि 18+, 12+, 16+ जो भी है। ठीक है, चलो आ जाओ। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरेसमेंट, ये 4 चीजें की धारा 75 पकड़ेगी। धारा 75 में धारा 75 पकड़ लेगी अगर आपने ये 4 चीजें कर ली। कौन कौन सी? एक तो अवांछित टच, अवांछित मतलब किसी को टच कर दिया, किसी लड़की को, ठीक है, वो नहीं चाहती थी टच करना लेकिन आपने कर दिया तो अवांछित टच हो गया। सेक्सुअल फेवर्स की मांग करना, समझ रहे हो, सेक्सुअल फेवर्स की मांग करना कि वन नाइट स्टैंड करना है या फिर उस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ठीक है, सेक्सुअल फेवर्स की मांग करना। या फिर अश्लील सामग्री दिखाना, होता नहीं कि बहुत सारे लोग इतने गिरे हुए कैटेगरी के लोग होते हैं कि किसी को पोर्न दिखा दी, है ना, या फिर किसी को उस तरीके के साहित्य पढ़वा दिए, या उसको दिया पढ़ने के लिए कि लो इसको पढ़ो, या अश्लील कंटेंट उसको दिखाया तो वो अश्लील साहित्य करना, या फिर यौन रंगीन टिप्पणियां करना, या फिर उस पर गलत फब्दियां कसना, उस पर टिप्पणी कसना। अगर आप मतलब कोई भी ये 4 चीजें करता है तो उसको दंड दिया जाता है। अब दंड क्या है कि अगर पहला, दूसरा और तीसरा अगर ये 3 चीजें होती हैं तो 3 वर्ष तक का दंड दिया जाता है। कितना? 3 वर्ष तक का इसको दंड दिया जाता है। अगर चौथी है यौन टिप्पणियां कसता है तो उसको 1 वर्ष तक का, 1 वर्ष तक का दंड दिया जाता है। ठीक है, समझ आ रही है बातें? अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी वीडियो आएंगी, आपकी पूरी मूल विधि क्लियर करा दूंगा यार मैं, आप टेंशन मत लो, सारी चीजें क्लियर होगी। देखो धारा 76 में आ जाओ। इसमें है कि निर्वस्त्र करने के आशय से हमला करना। निर्वस्त्र ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछ लिया जाता है, इसको धारा को याद जरूर कर लेना। धारा 76 में निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला करना, किस पे? स्त्री पे हमला करना। तो इसमें जो सजा है वो 3 से 7 वर्ष है और जुर्माना है। 3 से 7 वर्ष है और जुर्माना है। तो इस तरीके से अभी कुछ जो धारा है उनको धीरे धीरे में, असल में प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं एक साथ सारी धाराएं याद करा दूं, एक साथ सारी चीजें बता दूं, तो आपके माइंड में मिक्स हो जाएंगी चीजें, आप उनको अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि आपको दोबारा ना पढ़े ये चीजें, एक बार माइंड में फिक्स हो जाए तो हो जाए, चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट मैं फॉलो कर रहा हूं, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी वही चाहिए। अगर मैं बिल्कुल सारी चीजें एक साथ पढ़ा दूंगा तो आपको ना तो याद होंगी, टाइम भी खराब होगा, ना आपको कुछ फायदा मिलेगा उस चीज से। धीरे धीरे पढ़ो, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।